एक जो टैग है कि यार कॉमेडी अच्छी लिख लेता है फरहाद, वो भूल भुलैया 2 इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कॉमेडी एंड लॉजिक। बहुतों को लगता है कि आप व्हाट्सएप जोक्स को उठाते हैं और उसको थोड़ा ट्वीक करके फिल्मों में डालते हैं, जी सच है वो? नहीं, आज 5वीं पार्ट बन रही है गोलमाल की, वो इया ओ अभी तक वो फ्रेश लगता है। अगर आपको हंसी आ रही है ना, तो मुझे लगता है हमको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए लॉजिक को एक्सप्लेन करने में। हाय, मैं हूं फरहाद सामजी। बाय, चलो भाई चलो। ये अमावस की रात में जलती लालटेन अपनी थूत की पिचकारी में बकचोदी भर के लाया है। अभी टाइम है, निकल लो, नहीं अपनी तिलस्मी चूतड़नुमा लिखाई से तुम्हारी आत्मा अपने तावीज में कैद कर लेगा ये जमूरा। लास्ट टाइम कब रोए थे आप? हाउसफुल 4 के टाइम पे। हाँ, तो तू अकेला नहीं रोया था हाउसफुल 4 देख के मुंशी प्रेमचंद की बनियान। हम सब रोए थे उस कुंडली में बैठे काल सर्प दोष जैसे चलचित्र को देखकर। और आदमी को कभी कभार अपने कुकर्मों के बारे में सोचकर रोना आना भी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ अपनी हर फिल्म के बारे में सोच और रोज रो भाई। मेरे भाई ने लगाया फोन राकेश रोशन साहब को कि मेरा भाई फरहाद जो है ना, वो गाने लिखता है, कंपोज भी करता है। एक मिनट थांबा थांबा, क्या बोला? गरम बियर की झाग कैसेट रिवाइंड कर, दोबारा बोल। कि मेरा भाई फरहाद जो है ना, वो गाने लिखता है, कंपोज भी करता है। गाने लिखता है, कंपोज भी करता है। हमें तो लगा था कि आज तक ये एनाकुंडा सिर्फ स्क्रिप्टों का गला घोटता है, पर ये तो गुलजार की खट्टी डकार भी निकला। और अगर फरहाद सामजी गाने लिखने के लिए जाना जाता है ना, तो फिर उस हिसाब से तो सोनू निगम भी एक्टिंग करने के लिए मशहूर है। अच्छा भैया, आप आ गए, थैंक गॉड। और मियां मजरूह सुल्तानपुरी के थूके लिखे नहीं थूके गानों की फहरिस्त तो सुनिए। अपने संगीन अपराध करने वाले हथियार यानी कि अपनी नामाकूल कलम से तौफीक नाई ने लिखा है वेलकम टू द जंगल का गाना ओ मेरे बलम। और साथ ही लिखा है इंसानी योनि का स्पर्म काउंट गिरा देने वाली पिक्चर कुली नंबर 1 का रीमेक का टाइटल ट्रैक। अबे तोता आम की गुठली, ये गाने नहीं है, ये वो खबस्सत मुजस्सम है जो कान में पड़ जाए तो कान के पर्दे आत्मदाह कर ले। रिमूव फरहाद सामजी फ्रॉम हेरा फेरी एक ट्रेंड हुआ था ट्विटर पे। पूरा मीडिया क्रिएटेड ही था सर। हाँ, सब कुछ ऑनलाइन ही तो था। तू बुरा थोड़ी लिखता है मंटो की पेंसिल। ये नाला सोपारा के जलालुद्दीन मोहम्मद रुम्मी की दही भल्ले ठंडे कर देने वाली क्रांतिकारी लिखाई को मीडिया आगे बढ़ना ही नहीं देना चाहती। ये राइटरों का धर्मेंद्र प्रधान है, सच थोड़ी कबूलेगा। तू रुक जा, फटी जुराब में से निकलते अंगूठे। अभी तेरी फिल्म कहानी हत्याकांड की चार्जशीट निकालता हूँ। किसी का भाई किसी की जान। फिल्म देखते हुए 15 लोगों की आंखों में मोतिया, 30 गंभीर रूप से घायल और 10 की याददाश्त गुमशुदा। हाउसफुल 3 एंड हाउसफुल 4। फिल्म में से निकलती रेडियो धर्मी किरणों से दर्शक सिनेमा हॉल में ही हुए मूर्छित। बच्चन पांडे। फिल्म के फर्स्ट हाफ में दर्शकों की आंखों की झिल्लियों और पुतलियों से रिसाव और क्लाइमैक्स तक आते आते अंडकोश में सूजन। कुली नंबर 1 रीमेक। फिल्म देख के दर्शकों की नाभि में जलन और टट्टों के तापमान में गिरावट। जनता इंटरवल में गई थी मूतने, लेकिन टॉयलेट में नहीं, फिल्म के पोस्टर पे। अब तू खुद बता दे मुश्ताक कान साफ करने वाले, जब तेरे होम्योपैथी के फर्जी इलाज जैसी लिखाई के किस्से इतने बहुचर्चित हैं, तो फिर हेरा फेरी 3 की लिखाई का रिबन तेरे से कैसे कटवा ले धर्मपाल पनीर वाले? क्या गारंटी है कि लिखाई के नाम पर तू वहां भी गांजे के बीज नहीं बोएगा? मुझे राम गोपाल वर्मा ने सर रात को 2:30 बजे अपने ऑफिस में बुलाया। तो भाई साहब रात को बैठे मेरे को बोलते हैं यू आर नॉट अ गुड लिरिसिस्ट। चलो बढ़िया है, किसी ने तो बताया कि अंधी आंखें रोशनी की रहनुमाई नहीं कर सकती। किसी ने तो समझाया कि लंगड़ी लातों के तेज भागने का सपना मुकम्मल नहीं होता। कोई तो इसके नापाक मंसूबों के गुलिस्तान को नेस्ता नाबूद कर रहा है। मैं म्यूजिकल में जा रहा था अपनी म्यूजिक जर्नी। ही वॉज द पर्सन हु इन्फ्यूज्ड इनटू मी कि यू शुड राइट स्क्रीन प्ले। और बस राम गोपाल वर्मा की 3 गलतियों का घड़ा यही भर गया। पहली गलती राम गोपाल वर्मा की आंख, दूसरी गलती एक पॉप स्टार के पैर का अंगूठा नींबू लगे भुट्टे की तरह यम 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 करके चाटना, और तीसरी और सबसे खौफनाक गलती ये कि शाम जी को ये शय देना कि तू फिल्म की कहानी लिख बेटा। अबे तू थोड़ा सा बहन का। आरजीवी को खुद नहीं पता होगा कि ये जो धतूरे की खेती इन्होंने 20 साल पहले करी थी ना, वो आज एक जहरीली फसल बनकर बलि लेती है अच्छी फिल्मों की और शिकार करती है थिएटर जाने वाली मासूम जनता का। फरहाद सामजी ने स्क्रीन प्ले लिखने कैसे शुरू करे, ये अल्फा से भी खौफनाक ओरिजिन स्टोरी है। ये सब कादर खान साहब की बदौलत हुआ है। आई हैव मेट हिम, आई हैव लर्नड फ्रॉम हिम। हाँ, और अब सोच पुराने ब्लाउज के ढीले हुक की कादर खान साहब अगर तेरे लिखे किसी का भाई किसी की जान, हीरोपंती 2 और कुली नंबर 1 के डायलॉग सुन लेते तो क्या करते? निकल और निकल, निकाल निकाल निकाल। हाय गाइस, मैं हूं मिस्टर शैन, क्या प्रेशर। और आपने आज तक बहुत ही डिलूजनल राइटर्स देखे होंगे, पर क्या आपने कभी एक ऐसा राइटर देखा है जो रहता ही डिलूजन में है? नहीं ना। अब देखो, आज 5वीं पार्ट बन रही है गोलमाल की। 5 पार्ट
क्या स्ट्रेंथ होगा वो इया ओ अभी तक वो फ्रेश लगता है। क्या स्ट्रेंथ होगा सोमपाल, ये गोलमाल की रेलेवेंस का औजार ना अब नॉस्टैल्जिया की गोलियां खा खा के चुस्त हो रहा है। किसी ने नहीं मांगी गोलमाल 5, ये तुम्हें ही रेलेवेंट लग रही है। आपने सुना होगा कि पॉजिटिव रहना सेहत के लिए काफी अच्छा होता है, लेकिन क्या आपने कभी एक ऐसे आदम को गुफ्तगू करते सुना है जिसकी बातें सुनकर आपको लगे कि अगर ये थोड़ा सा नेगेटिव होता ना अपने आप को लेके तो इसकी आज ऐसे तरीके से चूतड़े नहीं थपेड़ी जा रही होती। नहीं देखा ना, अब देखें। और जो प्यार मुझे मिला है, जो मुझे प्यार मिला है, कौन सा प्यार सराफुद्दीन? तेरी एक भी फिल्म की रेटिंग 4 स्टार से ऊपर नहीं है और नाम सुनते ही बुकिंग साइट बंद कर देते हैं लोग। तेरे लिखाई के हुनर को देख के ये लगता है कि भगवान के घर में देर भी है और अंधेर भी। मुझे जो प्यार मिला है, मुझे भी पप्पी मिली है मलाइका अरोड़ा से यहाँ पे। तो चलिए मौलाइजा, आपको आज रूबरू कराता हूँ बॉलीवुड की लिखाई की दुनिया के एक ऐसे दर्दनाक मुंह के छाले से जो कोई भी नहीं चाहता कि वापस आ जाए, लेकिन वो बार बार वापस आ जाता है। और ये दिलकश, पुरलुफ्त और जाजिब शख्स इस इंटरव्यू में किस मुसलसल तरीके से बकचोदी हग रहे हैं वो देखने में आपको मजा आ जाएगा आज ऑनेस्टली सेइंग में। डायरेक्टर बोलूं, स्क्रीन प्ले वाला दोस्त कहूं, क्या कहूं आपको? मुझे आप बुलाओ के बस मैं फिल्म इंडस्ट्री का एक हिस्सा हूँ, फिल्मों का हिस्सा हूँ, बी इट स्टोरी, बी इट डायरेक्शन, बी इट राइटर, बी एनीथिंग। ओहो, बस कर जा यूनानी देवता पोसाइडन, अब क्या अपनी हम्बलनेस से गर्भवती करेगा हमारे को? सीधा सा सवाल पूछा सिद्धार्थ कनन ने कि जनाब आपको डायरेक्टर बोले, स्क्रीन राइटर बोले, क्या बोले? लेकिन कटोरा कट मोंटी ने तो सवाल सुनते ही फटाक देनी से कुंजी निकाल ली। 5 मिनट में हम्बलनेस चोदने के 101 तरीके। कभी कहता है वो क्रिकेट में टीम होती है ना कि ये तो बैट्समैन है बट वो फील्डिंग भी करता है, विकेट कीपर भी जो बनता है वो भी बैट्समैन होता है, तो ये तो टीम वर्क है ना। फिर टाइम ट्रैवल करके भूतकाल में चला जाता है और कहता है मैं वो फिल्म शूट कर रहा था ना, वो तो फैमिली है। वेलकम जो हमारी फिल्म थी उसमें तो 3 साल लग गए, तो इट वाज लाइक अ फैमिली। फिर लगे हाथ रोहित शेट्टी का एलगार्ड पहन लिया। रोहित शेट्टी के साथ मैंने 16 फिल्में कर चुका हूँ, तो इट्स लाइक अ फैमिली। फिर सुनो, ये तुर्की की गुफाओं में रहने वाला जिन बोलता क्या है? कहता है कि अगर मैं एक फिल्म का राइटर हूं तो मेरा काम खाली फिल्म की लाइनों पर, डायलॉग्स पर ध्यान देने का थोड़ी है, बाकी के काम भी तो मुझे ही करने हैं। अच्छा, मैं राइटर हूँ इसीलिए मैं सिर्फ लाइंस पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा, वो बात नहीं है। इट्स अबाउट अरे यार वो मार्क पे नहीं खड़ा है, प्लीज उसको बोल दे मार्क पे खड़ा रहना। वो आता है जब आप एज अ टीम वर्क और एज अ फैमिली सोचते हो कोई भी चीज। सुना, अब समझे कि इसकी लिखी पिक्चरें जहरीले रसायन का घूंट क्यों लगती हैं? क्योंकि ये रिसाइकल गत्ते वाला रजिस्टर सेट पे अपना काम छोड़ के बाकी सारे काम करता है जो इसको करने नहीं चाहिए, और जो इसका काम है वो इससे होता नहीं। फिर मतलब कोई भी मतलब बना इस बात का। शाम जी तुम थोड़े पागल हो गया जी। वेलकम जो हमारी फिल्म थी उसमें तो 3 साल लग गए। सुना कितने गर्व और हर्षोल्लास से बता रहा है कि वो गणबड़ी उड़न तश्तरी जैसी फिल्म बनाने में 3 साल लग गए। इसके जूनियर और इसके स्टूडेंट क्रिस्टोफर नॉलन ने ओडेसी जैसी पिक्चर 90 दिन में बनाकर कंप्लीट कर ली, और वो भी फुली शॉट ऑन आईमैक्स। और इन्हें ये वेलकम टू द जंगल नाम का शराब जिसमें थर्माकोल के प्रॉप्स हैं और पूरी पिक्चर में MS पेंट पर काटी हुई गलत ग्रीन स्क्रीन है, उस चौध भंगड़े को कंप्लीट करने में 3 साल लग गए। वैसे देखा जाए तो लग भी गए होंगे, क्योंकि राइटर ये है जिसको लिखाई नहीं आती और डायरेक्टर अहमद खान है जिसको कैमरा पकड़ना नहीं आता। तो जब 2 सरकारी स्कूल के नालायक मिलकर ICSE की इंग्लिश की किताब पढ़ने की कोशिश करेंगे तो टाइम तो लगेगा ना। अभी भी वेलकम आई है तो ऑब्वियसली सबको पसंद आ रही है। सबको पसंद आ रही है? किसको पसंद आ रही है? 4.6 रेटिंग ऑन IMDb, पेड रिव्यूज ऑन YouTube एंड Instagram और भर के बॉट रिव्यूज बुक माई शो पर। 40 मिनट के बाद इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगता है कि कोई गीली गुद्दी पर चाटे बजा रहा हो। तो पसंद आ किसको रही है ये पिघली हुई कसाटा? गड़बड़ घोटाला नंबर्स पे करना जी, क्या कहना है आपको? मुझे पता नहीं कि ये इसमें कितना झूठ और कितनी सच्चाई है। हाँ, पता होगा भी कैसे, क्योंकि घोटाले का केक जब कटता है तो सब में बटता है ना। फिल्म के रिलीज से 6 महीने पहले मुंह फाड़ कर ये बताया जा रहा था कि वेलकम टू द जंगल का बजट है 200 से 250 करोड़ के बीच, और अब जब फिल्म रिलीज होने के बाद फिल्म रो पीट कर इंडिया नेट 130 से 140 करोड़ में कमाकर ध्वस्त हो गई, तो अहमद खान बोलता है कि 125 करोड़ था। यार हमारा बजट तो किसने बोला तुम्हारे को 200-250 करोड़ था? नहीं यार, इसको अच्छी तरह से पता है कि वेलकम टू द कलेक्शन के नंबर्स में घपला हुआ है। यू नो फिरोज भाई इज हिमसेल्फ क्रिएटिवली बहुत वो इन्वॉल्व रहते हैं और उनके इनपुट्स भी कमाल के रहते हैं। क्या फिरोज नाडियाड वाला के क्रिएटिव इनपुट्स कमाल के होते हैं? अबे अल्लाह ताला का कहर बर पे तुझ पे पुर्तगाली मछुआरे। साजिद नाडियाड वाला के क्रिएटिव इनपुट्स फिल्म मेकिंग में फिल्मों की एक ही चीज कराते हैं, नसबंदी। बागी 4, हाउसफुल 5, हीरोपंती 2। क्रिएटिव इनपुट्स के नाम पर ये रंग भरे हैं इन्होंने अपनी कलर बुक में, सब कुछ लाइन से बाहर। अब गलती शामजी की भी नहीं है ना ये बोलने में। एक डाइल्यूटर सूंघने वाला ये एक स्मैकिए की स्पिरिचुअलिटी को समझ सकता है। फिरोज भाई तो इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे, वो भी आज भी 34 एक्टर से खुश नहीं है। और लाओ और भरो।
हाँ फिरोज भाई खुश नहीं है, और लाओ और भरो, बना दो पूरे के पूरे फिल्म सेट को मच्छी बाजार। अभी इनकी वेलकम टू द जंगल में 34 एक्टर्स में से एक एक्टर को यह नहीं पता था कि करना क्या है कैमरा अगर रोल हो जाए तो। और इनके एतिमाद के आंड यानी कि कॉन्फिडेंस के बॉल्स इतने भारी हैं कि और ले आओ, और चाहिए एक्टर, स्केल बनाओ, इतना बड़ा स्केल बना दो, लाइन खींच दो, कंपास चला दो, क्योंकि कहानी तो होती नहीं है इनकी फिल्मों में, बस रोल ही तो बोलना है। तो आगे अगर 34 खड़े हो या 35 या 36 या 40 या 42 क्या फर्क पड़ता है, रोल बोलो, इकट्ठे करो लोग। मेरे गॉडफादर सलमान भाई है, जो मैंने आपको जी, आपने इंटरव्यू का पहला लाइन बोला कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ ओनली बिकॉज ऑफ दिस मैन सलमान खान। हाँ तो ये कोई गदगद होके बताने वाली बात नहीं है भूरा ढोलक। सलमान भाई बड़ी बड़ी गलतियां करने के लिए बेहद मशहूर है, तुम भी उसमें से एक ही हो। और यही नहीं, सलमान भाई का टोपा पकड़ के पूरा झूला गया है सलमान सर से, यानी कि ही इज लाइक अ गाइडिंग लाइट फॉर मी। लो वही मैं कहूं, जब ट्यूशन ही गलत जगह लगा रखी है तो रिजल्ट आएगा कैसे। सलमान भाई इसके करियर की गाइडिंग लाइट है, लेकिन सलमान सर के करियर की हेडलाइट तो खुद ही ऑन नहीं हो पा रही। सलमान सर की एक्टिंग का जीपीएस उत्तर में पश्चिम और पूरब में दक्षिण दिखाता है। अभी भी टाइम है, भीमा कचौड़ी वाले सलमान भाई का हाथ छोड़ दे, नहीं तो तेरा करियर भी काला हिरन हो जाएगा। अच्छा शाम जी के पास नए जोक्स तो है ही नहीं लिखने के लिए, जनाब के पास मल्टीपल इंटरव्यूज पे करने के लिए नई बातें भी नहीं है, क्योंकि सलमान भाई की यहाँ पे जो ये वो कर रहे हैं ना, हु सलमान भाई, हु सलमान भाई, ये सेम चीज दूसरे इंटरव्यू पे भी करी। एंड सलमान भाई वाज द मेन पर्सन जिन्होंने, आई थिंक सो आज भी मैं आपके सामने बैठा हूँ, आई हैव टू गिव हिज नेम ओनली द फर्स्ट, कि मेरे गॉडफादर सलमान भाई है जी। तो सलमान खान वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने मुझे ब्रेक दिया है। सलमान खान के साथ मैंने अब भी एक और काम किया है। एक और काम किया है सलमान भाई के साथ? अरे लियाकत मियां थोड़ा तो रहम फरमाइए। पहले तूने किसी का भाई किसी की जान की कहानी लिखकर सलमान भाई के करियर के घुटने की कटोरियां चटका दी थी, और अब तो भगवान ही जाने क्या लिखा है सलमान भाई के नए प्रोजेक्ट के लिए इस खूनी फरिश्ते ने। कहीं सलमान भाई के बचे खुचे करियर को डायलिसिस मशीन पे न चढ़ा दे साम जी। और मिस्टर साम जी, इस बार मैं मजाक नहीं कर रहा, पिक्चर अगर फ्लॉप हुई, अगर सलमान भाई गलियाए गए सोशल मीडिया पर, तो 2 पैग लगा के अभी अभी उन्होंने इंस्टाग्राम पर बोला मातृभूमि की मांगी, तो तू सोच ले भैया तेरे साथ क्या होगा। हम लोग तो उसमें ही लगे हुए थे कि भाई वेलकम टू द जंगल की लिखाई में लगे हुए थे, इसकी लिखाई में लगे हुए थे। क्या बोला अमेरिकन भोपाली, किस में लगे हुए थे? वेलकम टू द जंगल की लिखाई में लगे हुए थे। वेलकम टू द जंगल की लिखाई में लगे हुए थे? वो थाने में चप्पल चोरी की कच्ची रिपोर्ट जैसी फिल्म की लिखाई करी है तुमने। वेलकम टू द जंगल की कहानी से अच्छी कहानी तो उल्लू की वेब सीरीज जवानी में मांझा ढीला की है। कम से कम उसमें क्लाइमैक्स तक ये सस्पेंस तो बना रहता है कि वो ससुर जी ही थे शुरुआत से, जिन्होंने आखिरी में जाकर बहू का रूह अफ़ज़ा पी लिया। और वेलकम टू द जंगल में तुमने लिखा तो, लेकिन स्क्रीन प्ले नहीं, चुतियापे का फरमान। सर ताकत इसलिए है क्योंकि मैं राइटर भी हूँ। एंड ऑफ द डे अगर मैं सिर्फ डायरेक्टर होता तो शायद मैं आपकी बात मान लेता। अबे यही तो रोना है कि ये गुम चोट दो धारी है, डायरेक्टर और राइटर है तू दोनों, लेकिन आता तेरे को एक काम नहीं है। और इंटरव्यूज में ना ऐसे अथॉरिटी बन के बताता भैया चंगेज खान की ऐसे होनी चाहिए फिल्म, वैसी बननी चाहिए, इस फिल्म का ये वाला होल्ड होता है, उस फिल्म का वो वाला होल्ड होता है। पिछली 3 फिल्मों के बाद तेरे को अंडरग्राउंड होना पड़ रहा है, ये हाल है तेरा। ये भाई साहब इतने ज्यादा डिलूजनल है कि एक जगह ये कहते हैं कि बेस्ट एग्जांपल ऑफ कॉमेडी एंड लॉजिक कौन सी फिल्म है? मेरी लिखी हुई भूल भुलैया 2। वो भूल भुलैया 2 इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कॉमेडी एंड लॉजिक। पूरा इंटरनेट गवाह है कि भाई साहब के आधे से ज्यादा जोक्स चोरी के होते हैं, सोशल मीडिया से उठा रखे होते हैं, उनको ट्वीट कर रखा होता है। लेकिन जब इनसे पूछा जाता है कि क्या आप ऐसे करते, तो ऐसे थोड़ी करते। बहुतों को लगता है कि आप व्हाट्सएप जोक्स को उठाते हैं और उसको थोड़ा ट्वीक करके फिल्मों में डालते हैं। जी। सच है वो? नहीं। और फिर पता नहीं किस बात का जवाब देते हुए, एक तो आधे सवाल कुछ और थे, जवाब कुछ और था, तो हम्बल बनते हुए कहता मैं खुद नहीं कहता यार, मैं अपने मुंह से नहीं बोलता कि मैं बहुत बड़ा राइटर हूं, मैं नहीं बोलता ऐसे। मैं नहीं बोलता हूँ मैं बहुत कुछ कमाल का राइटर हूँ, बहुत मेरे से भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड राइटर्स है। अरे भाई तू ही नहीं, कोई भी नहीं बोल रहा कि तू कोई कमाल का राइटर है। द फनीएस्ट थिंग इज, ये कहता है कि हेरा फेरी में जो इंटरनेट ने मुहिम शुरू करी थी कि फरहाद सामजी को हटाओ हेरा फेरी 3 से, कहता है ये मीडिया क्रिएटेड है। और जब सिद्धार्थ करण ने पूछा आपको कैसा लगा, तो बस मीडिया क्रिएटेड ये हो, वहीं से होगा। रिमूव फरहाद सामजी फ्रॉम हेरा फेरी एक ट्रेंड हुआ था ट्विटर पे। पूरा मीडिया क्रिएटेड ही था सर। फिर कहता कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि लोग क्यों इतने एंटी हो रखे हैं, वो क्यों नहीं चाहते कि मैं हेरा फेरी 3 ना बनाऊं। हाँ भाई, हमें भी नहीं पता तू क्यों ना बना हेरा फेरी 3। लोग आपके खिलाफ थे, आप दोनों के खिलाफ थे कि आप हेरा फेरी 3 ना डायरेक्ट करें, और लोगों को कॉन्फिडेंस आप पे नहीं था कि ये ट्विटर ट्रेंड्स और ये बातें हर जगह सोशल मीडिया में फैली। सर कोई आइडिया नहीं।
कोई आइडिया नहीं। बहुत मुश्किल है इस सवाल का जवाब देना, है ना साम जी? ये इस बात को मानना ही नहीं चाहता। ही डज नॉट वांट टू कम टू टर्म्स विद द फैक्ट कि लोगों को इसकी राइटिंग इंटेंसली खराब लगती है। कहता जहां भी मेरे खिलाफ कोई बात होती है इंटरनेट पे, मैं वो बंद कर देता हूं, मैं वो पढ़ता ही नहीं। इसने जो फीडबैक लूप है ना, उसी को बंद कर रखा है। ये इंप्रूव होगा तो होगा कैसे? एंड यू नो व्हाट द फनीएस्ट थिंग इज, दुनिया ने इसको जम के थपेड़ा कि हेरा फेरी 3 से इसको निकालो, बट द फैक्ट रिमेन्स, ये अपने आप बताता है इंटरव्यू में कि हेरा फेरी 3 तो मेरे पास कभी आई नहीं, फिर मुझे क्यों थपेड़ रहे हो? पर आप लोग को मिल रहा था डायरेक्ट करने का अपॉर्चुनिटी? नहीं मिला था। तो ये कहां से उड़ गया? ये अफवाह की फराद और नहीं, ये मेरे को आपको पूछना है। आप पता करके दो मेरे को। अबे आप तो समझ जा साम जी। नाउ ऑन अ वेरी सीरियस नोट, इन ऑल सीरियसनेस, मैंने इसके 2 इंटरव्यूज देखे। अब तुम्हें याद होगा कि वेलकम टू द जंगल इन जेब कतरों ने क्या कह के प्रमोट करी थी। इस फिल्म की जो कहानी है वो बहुत पुरानी है और ये लिखी थी नीरज वोरा साहब ने। ये फिल्म बनने वाली थी, लेकिन फिर नीरज वोरा साहब शांत हो गए, रेस्ट इन पीस टू हिज ग्रेट सोल। लेकिन ये फिल्म उसके बाद कभी बनी नहीं। अब इन्होंने ये बोल तो दिया, लेकिन फरहाद साम जी को भी ये पता था कि ये बहुत ही बड़ा झूठ है, और ये मैं कैसे प्रूव कर सकता हूं? एक भी इंटरव्यू में या किसी भी इंटरव्यू में थ्रू आउट द रनिंग लेंथ ऑफ द इंटरव्यू इसने कहीं भी नीरज वोरा साहब को वेलकम टू द जंगल की स्ट्रक्चराइजेशन या फिर कैरेक्टराइजेशन किसी भी चीज के लिए इतना सा भी क्रेडिट नहीं दिया, विच शोज द फैक्ट कि इनको बैक ऑफ द माइंड पता था, सबकॉन्शियसली पता था कि ये नीरज वोरा साहब का सिर्फ नाम यूज कर रहे हैं। कहीं पर भी ये बोला तक नहीं कि ये नीरज वोरा साहब की कहानी थी, मैंने तो बस इसको रिफाइन किया है। नहीं, हम तो लिखाई में लगे हुए थे, फिरोज नाडियाड वाला, साजिद नाडियाड वाला, और मेरे को तो 3 साल पहले ही बोल दिया था ये लिखने के लिए। कहीं पर तो नीरज वोरा का मेंशन होता। एंड द फनीएस्ट थिंग इज कि इन्होंने फरहाद साम जी का नाम आगे आने ही नहीं दिया जब फिल्म की प्रमोशन चल रही थी, क्योंकि इनको पता था अभी अभी सोशल मीडिया चूतड़े धपेड़ के हटा इसकी हेरा फेरी 3 के चक्कर में कि इसको हटाओ वहां से। लेकिन इनको लगा कि अगर वेलकम टू द जंगल में हम ये बोल देंगे फरहाद साम जी ने लिखा है तो फिर से लोग पीछे ना हट जाए, तो नीरज वोरा साहब का नाम आगे कर दिया, इसका नाम पीछे कर दिया। नॉट अ सिंगल थिंग दैट कम्स आउट ऑफ दिस मैन्स माउथ मेक्स एनी सेंस अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ राइटिंग इन सिनेमा। इसको अच्छी तरह से पता है ये व्हाट्सएप से जोक्स चुराता है और यहां वहां सोशल मीडिया पे जो मीम्स चल रहे होते हैं उसको उठा के रिसाइकल करता है। सिद्धार्थ करन ने बहुत ही जबरदस्त सवाल पूछा ये वाला, और ये कह रहा ना मैं तो नहीं करता यार, ऐसे थोड़ी। ये मिस्ट्री आज तक मैं तो नहीं सुलझा पाया। अगर तुम सुलझा सको तो जरूर कमेंट में बताना कि तुम्हें क्या लगता है कि आजकल इतने बढ़िया राइटर्स हैं, जेनजी मिलेनियल जितने अच्छे अच्छे राइटर्स हैं, बढ़िया कॉमेडीज लिखी जा सकती हैं, तो फरहाद साम जी को इतने बड़े बड़े बजट वाली पिक्चरें मिल कैसे जाती है? मुझे तो लगता है जैसे एप्स्टीन फाइल्स थी ना, ऐसी सामजी फाइल्स है। कुछ तो है इसके पास, वो सीक्रेट संदूक में रखी हुई दस्तावेज जो खुल गए तो गए। एंड ऑनेस्टली द ओनली थिंग दैट आई लाइक्ड अबाउट दिस इंटरव्यू इज द फैक्ट कि सिद्धार्थ करन डिड नॉट होल्ड इट बैक। बड़े प्यार से चाटे लगाए। सोशल मीडिया पे कोई भी नहीं चाहता कि फरहाद साम जी अच्छी पुरानी कॉमिक फिल्मों को उठाए, उसको रीमेक करे या फिर उनके सीक्वल बनाए, उनको खराब करे। लेकिन फिर भी बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, फॉर एग्जांपल नाडियाड वाला एंड ग्रैंडसन्स, और भी बहुत सारे, अक्षय कुमार, या अपनी प्रोडक्शन में इनको लेते हैं और इनको काम भी देते हैं। व्हाई? आई एम नॉट सेइंग कि साम जी को काम नहीं मिलना चाहिए, ये गलत है, बट एटलीस्ट इवॉल्व योर राइटिंग विद टाइम। जोक्स तो कॉपी पेस्ट मत करो। चलो भाई, जाते हुए हम और क्या ही बोल सकते हैं। साम जी कर लो कुछ तो ठीक काम जी। और हाँ, तुम्हारा सवाल होगा कि वोट्स तो ज्यादा रवि किशन के रोस्ट को पड़े थे, पर भी मैं काम कर रहा हूं। लेकिन रवि किशन की लीगल टीम की नजरें हैं, वो मैं तुम्हारे को बताऊंगा कैसे इस रोस्ट के ऊपर। तो मैं वो उस रोस्ट की क्वालिटी जेपरडाइज नहीं करना चाहता। ऐसा नहीं चाहता कि वीडियो ऊपर जाए और फिर तुरंत ही हटानी पड़े। उसके लिए मैं और जांच पड़ताल कर रहा हूं, लगा हुआ हूं बैक एंड फोर्थ में। अगले हफ्ते में तुम्हारे को रवि किशन साहब का बढ़िया सा रोस्ट दे दूंगा। सेइंग पॉडकास्ट पे लास्ट पॉडकास्ट केशव बेदी वाला, उसने आग लगा रखी है। बहुत चीजें उसकी, बहुत क्लिप्स वायरल हो रही है। आपने अगर वो चेकआउट नहीं किया है तो जाके जरूर देखना। और ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मामा मेरे जाने पप्पी, बाय बाय।